औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बात हो रही थी कि मैं होम्योपैथी में कैसे इन हुआ, मैंने इसको कैसे जो है ना इसका आगाज़ किया। असल में बात यह है कि हमारा एक अदबी घराना है और वालिद साहब एक स्कूल में हेड मास्टर थे, तो मैंने भी जो है ना वो वहाँ पे इल्मी और अदबी तौर पर अपनी जो है वो आगाज़ किया। और मैट्रिक में था कि बल्कि मैंने वो शुरू कर दी अपनी लिखनी कोई मुख्तलिफ़ नज़में मज़ामीन। और फिर जब मैं एफएससी में दाखिल हुआ एफसी कॉलेज में, तो उस वक्त मैंने मज़ामीन और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िक़ही और मज़ाहिया वो लिखने शुरू किए और कुछ मजहबी और कोई इस तरह की चीज़ें। एक मैगज़ीन था हम कदम, उसमें और मुख्तलिफ़ अखबारात में जो है वो हमारी जो इस तरह की जो मज़ामीन थे वो शाया होते रहे। तो इसके बाद 1990 में 1990 में मैंने पैगाम डाइजेस्ट एक मैगज़ीन था जो स्कूलों के तलबा के लिए शाया होता था, स्कूल्स के तलबा के लिए वो मैगज़ीन शाया होता था, और उसके बतौर मैंने एडिटर ज्वाइन किया। फिर मैंने 93 में एक फ़रोज़सन्स अदारा है, अशाती अदारा जो किताबें शाया करता है, उसमें तालीम व तरबियत एक मैगज़ीन है उसका, तो उसमें बतौर एडिटर उसको ज्वाइन किया। एक बहुत अच्छी किताब मन मौजी के नाम से शाया हुई, फिर रास्ते का पत्थर के नाम से मेरी एक किताब शाया हुई। इस तरह से बहुत सारी मेरी पब्लिकेशंस थीं और सैकड़ों कहानियाँ थीं, 20 मज़ामीन थे और मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं जो उसमें अदबी वाले से जो मैंने वो जो है ना वो शाया हुई मेरी। इसी दौरान में मैं अपनी एजुकेशन को भी जारी रखे हुए था कि मैंने GCU में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से वो मैंने जो है वो ग्रेजुएशन की। फिर इसके साथ मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन में जो है वो नुमाया पोजीशन के साथ वो अपनी डिग्री हासिल की, और इसके साथ साथ ही मैंने MA उर्दू किया, फिर MPhil उर्दू में एडमिशन लिया, और उसमें भी तकरीबन मेरा थीसिस रह गया था, बाकी सारा मैंने काम किया हुआ था। लेकिन मेरी दिलचस्पी ये नहीं थी कि मैं जो अदब में या आर्ट्स में आगे जाऊं। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं मेडिकल के हवाले से आगे निकलूं। तो घर वाले जो है वो इस हवाले से थे कि भी अब ज़ाहिर है कि मैं पढ़ लिख गया हूँ तो मुझे कमाई की तरफ ही आना चाहिए, और कोई ऐसे कोई मुकाबले का इम्तहान देकर कोई सरकारी जॉब जो है ना अच्छी वो तलाश करनी चाहिए। और इसके लिए घर वालों ने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स भी जो है वो क्रिएट किए। तो उन प्रेशर्स की वजह से मैंने जो है एक अनमोल हॉस्पिटल जो कैंसर हॉस्पिटल है उसके अंदर लाहौर के अंदर वो जॉब शुरू कर ली। मैं जो है वो मेडिकल स्टोर में का इंचार्ज के तौर पर मैं वो उसको हैंडल कर रहा था। एक वेलफेयर सोसाइटी थी उसका, वो उसके अंदर ही हॉस्पिटल के अंदर, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके अंदर ही एक स्टोर था। तो उसके मुताबिक वो जो प्रिस्क्रिप्शन आती थी उसकी हम मेडिसिन देते थे, उसको वो सारा अंदराज करते थे। तो ये मेरी वहाँ पे जॉब थी। और इसके दौरान में बहुत सारे मरीज़ों के साथ रब्ता होता था, उनसे बातें सुनने को मौका मिलता था कि किस तरह का कैंसर है, कैसे हुआ, और इसका आप इलाज करवा रहे हैं तो कितना फ़र्क है। डॉक्टर हर तरीके से जो है ना वो स्ट्रगल में लगे हुए होते थे कि किसी न किसी तरीके से ये जो मूज़ी मर्ज़ है, कैंसर है, सरतान है, इससे इस पेशेंट को निजात दिलाई जा सके। एक दफ़ा एक पेशेंट हमारे पास आई तो उसके बारे में बताया गया कि जी इसको रहम का कैंसर है, ओवरी का सरतान है या ओवरी का कैंसर है। तो डॉक्टर्स ने ये फ़ैसला किया है कि ये इस बच्ची का, वो 17-18 साल की बच्ची थी, कि डॉक्टरों ने ये फ़ैसला किया है कि इसकी ओवरी को अगर रिमूव कर दिया जाए, निकाल दिया जाए सर्जरी के ज़रिए से, तो बहुत मुमकिन है कि इसको कैंसर से छुटकारा हासिल हो जाए। अब वो मेडिसिन लेने के लिए आई थी कि जब उसके वो इलाज बाकायदा शुरू होना था, तो वो सारी मेडिसिन जितनी थी वो लाखों में बन रही थी उस दौर में। ज़ाहिर है उस पेशेंट की वो कैटेगरी भी नहीं थी कि फ्री की कैटेगरी में नहीं थी, बहुत महंगा इलाज है ये तो, यकीनन कोई बाकायदा इलाज भी नहीं है। ज़ाहिर है ओवरी को निकाल देना है तो ये कोई इलाज तो नहीं है। लेकिन बहरहाल एक बंदे की जान बच जाए ये भी बहुत बड़ी गनीमत की बात होती है। तो इस दौरान में ये हुआ कि एक पेशेंट आया, उसने जब देखा कि ये लाखों का बिल बन गया इसका मेडिसिन का, तो उसने पूछ लिया है कि ये बच्ची को क्या मसला है जिसके लिए आप इतनी दवाइयाँ ले रहे हैं।
तो जो उसके वालिद थे उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से इसको जो है ना वो रहम का कैंसर है। तो उसने एट द स्पॉट ये कह दिया कि आप इसको किसी होम्योपैथ के पास क्यों नहीं ले जाते। वो कहते हैं कि क्या होम्योपैथी में भी इसका कोई इलाज मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमारे ये पास ही एक वादत कॉलोनी में एक डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, तो वो इलाज करते हैं तो ये ठीक हो जाता है, आप देखें तो सही, आजमाएं तो सही। ऐसा हुआ कि वो पेशेंट वहाँ दाखिल था और उसने उस पेशेंट उस जो बाहर से हमारे पास आया था मेडिसिन लेने के लिए, कोई वो फर्द जो था, उसके कहने पर उन्होंने वो भी इलाज साथ शुरू कर दिया। अच्छा, अब वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल भी थी खातून, और उसके साथ ये है कि वो होम्योपैथी मेडिसिन भी ले रही थी। तो अभी वो डॉक्टर्स इसी डिसीजन में थे कि इस दौरान में तकरीबन 2 माह गुजर गए, और इन 2 माह के अंदर जो है वो होम्योपैथी की मेडिसिन लेती रहीं, वो जो बच्ची थी वो खातून थी। तो इस दौरान में जब डॉक्टरों ने दोबारा टेस्ट किया तो उसमें उन्होंने को नुमाया फ़र्क नज़र आया कि वो जो कैंसर का ट्यूमर है वो रिड्यूस हो गया है। तो उन्होंने तो नहीं बताया था, मेरे साथ उनका रब्ता था, मुझे वो बता रहे थे कि इस तरह से हम मेडिसिन ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि चंद 100 में वो मेडिसिन डॉक्टर साहब देते हैं, और इससे जो है वो हमें फ़र्क भी पड़ रहा है, मरीज़ की सेहत भी ठीक हो रही है। और फिर ये कि डॉक्टरों ने ये डिसीजन ले लिया कि ये वल्लाह आलम क्या इसमें हुआ है ऐसा काम कि ये कैंसर जो है खुद रिड्यूस होना शुरू हो गया, ठीक होना शुरू हो गया। तो उन्होंने उसके ऑपरेशन का फ़ैसला जो है वो मुलतवी कर दिया, और फिर एक वक्त ये आया कि उसका ये ओवरी का कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। अब जब ये चीज़ मेरे नॉलेज में आई तो मैंने ये सोचा, पहले ही मुझे मेडिकल से एक शगफ था, शौक़ था, दिलचस्पी थी, तो मैंने ये सोचा कि मैंने होम्योपैथी को अपनाना है, इसको अडॉप्ट करना है। ये मैंने वहाँ से मुझे एक और इंस्पायरेशन मिली, और एक हौसला और एक जज्बा मिला। तो मैंने वो फिर ये डिसीजन ले लिया कि मैंने होम्योपैथी करनी। और मेरे करीब तरीन कॉलेज जो था वो नूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज था, और उसकी एक शोहरत भी थी, एक मुकाम भी था, एक नाम भी था उस वक़्त। तो मैंने सोचा कि इसमें एडमिशन लेता हूँ। जब मैंने जाकर वहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन बताई, दिखाई, तो वो जो प्रिंसिपल थे निज़ामी साहब, वो बड़ा खुश हुए। उन्होंने कहा कि इतने लायक आप माशाल्लाह, और आपने इसको इंतखाब कर लिया होम्योपैथी को। अब मेरा एडमिशन हो गया वहाँ पे, और मैंने बाकायदा रेगुलर क्लासेस लेनी शुरू कर दी। मेरा गांव है इस्लाम नगर, ननकाना डिस्ट्रिक्ट में, और उसका नाम है इस्लाम नगर, और पहले उसको चूहे झाड़ के नाम से जाना जाता था। बड़ा पुराना सिखों के दौर का वो आबाद हुआ गांव है। तो उस गांव में मेरी रहायश थी, और मैं जो है वीकेंड पे अक्सर घर चला जाता था लाहौर से। जब मैं घर गया और जाकर मैंने ये बताया कि भी मैंने होम्योपैथी में एडमिशन ले लिया है, घर की तरफ से एक बड़ा शदीद किस्म का रिएक्शन, रद्द-ए-अमल जो है वो ज़ाहिर होता रहा कुछ देर के लिए। लेकिन कोई 1 साल गुजरा होगा कि जब मैंने फैमिली में, ख़ानदान में जो है ना अपने में, वो जब मेरी ये राय आनी शुरू होगी कि नहीं इसको ये मसला नहीं है, ये मसला है, आप इसके बारे में सोचें, इसको शायद ये मसला हो। तो ज़ाहिर मेरी एक स्टडी थी, और मैंने वो इस तरीके से उसको पढ़ा हुआ था, और 1 साल के अंदर ही मैंने ये चीज़ें जो है ना वो बताना शुरू कर दी। जिस तरह से किसी ने कहना कि मेरी कमर में दर्द है, तो मैंने पूछना कि किस जगह पे दर्द है। जब उसने हाथ रखना किस जगह पे है, मैंने कहना कि जी तुम्हारे गुर्दे में पथरी है। क्या कमाल है, ये कैसे हो सकता है कि भी ना कोई अल्ट्रासाउंड किया, ना कोई आपने कोई अलामत पूछी और ये कह दिया। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे पेन हो तो इसका मतलब है। और फिर एक पेशेंट थी मेरी खाला ही लगती थी रिश्ते में, तो उनको मैंने ये कहा कि वो कहती कि मेरे यहाँ पे दर्द है। मैंने कहा कि अपना हाथ पीछे को उठाएं, ऊपर को। जब उन्होंने ऐसे पूरे ऊपर को हाथ उठाया ना, तो मैंने पूछा दर्द कहाँ हुआ है। कहते बिल्कुल पीछे उसी जगह पे जहाँ पे सामने हो रहा है। तो मैंने उससे कहा कि आपके पित्ते में पथरी है। जब मैंने ये बात कही तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया और पथरी निकल आई, और मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे वो लोग नजूमी समझना शुरू हो गए। अब इस तरह का मामला जब हुआ ना, तो घर वालों को थोड़ी सी दिलचस्पी होनी शुरू होगी कि ये भाई डॉक्टर बन रहा है तो ठीक है। तो अब मुझे वो कुछ थोड़ा समझना शुरू हो गया। लेकिन मुआशरे में होम्योपैथ बनने के वाले से जब भी बात होती थी तो वो इस तरह से नज़रअंदाज करते थे कि अब ये तो बेकार हो गया। किसी कहना कि यार कहाँ होते हो, मैंने आपसे मिलना है, तो उसने कहना यार आजकल तो मैं घर कम ही होता हूँ। तो इस तरह के मामला होने शुरू हो गए। मैंने खैर हौसला नहीं आ रहा। मैंने पहला साल अच्छे नंबरों से पास किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा,
और चौथे साल में तो आकर मेरा ऐसे हो गया कि मेरा दिल चाहता था कि मैं हर सूरत प्रैक्टिस शुरू कर दूँ। 1994 में मुझे बाकायदा इसकी रजिस्ट्रेशन मिल गई कि मैं इसका डिप्लोमा होल्डर हो गया हूँ। फिर 1 साल का हाउस जॉब था, वो मैंने किया, और 1995 में फिर मैंने ये किया कि बाकायदा रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हो गया मैं। RHMP का मुझे वो मिल गया जो लाइसेंस था कि जी मैं रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हूँ। तो फिर मैंने बाकायदा जो है इसकी, अब मज़े की बात यह है कि अब मैंने उसकी तालीम बाकायदा प्रैक्टिकली अमली तौर पर हासिल करना शुरू की। उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे उस्ताद जिनका मैं ज़िक्र करना यहाँ पे पसंद करूँगा कि सफदर गुरेजा साहब थे। ये लाहौर में थे, ये शाहकोट में थे डॉक्टर सफदर गुरेजा साहब। तो इनकी सिंगल रेमडी पे प्रैक्टिस थी और बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। बड़े अल्लाह लोग आदमी थे और बहुत सारे इनके पास नंबर ऑफ़ पेशेंट्स थे, और एक पुड़िया देते थे कि जाओ ये ले लो और आप ठीक हो जाओगे। मेरे एक दोस्त थे, उनकी वालदा को शदीद किस्म का माइग्रेन था, सर का दर्द ख़त्म ही नहीं होता था। डॉक्टर ये कहते थे कि जी ये इनके सर में कोई ट्यूमर है। न्यूरोसर्जन एक बहुत पाकिस्तान के नामवर न्यूरोसर्जन थे, उनको चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि भी इसके इनके तो ब्रेन का जो है ना वो MRI वगैरह और CT स्कैन करने के बाद जो है ना फिर हम सोचेंगे कि कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो जब इस तरह की बात हुई तो डॉक्टर सफदर गुरेजा साहब के पास मैं उनको लेकर गया, तो उन्होंने एक पुड़िया दी। उन्होंने कहा कि जी ये खा लो आज, कल सुबह नहार, और उसके बाद इंशाल्लाह दर्द नहीं होगा बाद में। उन्होंने थोड़ी सी इलामात ली, सिम्टम्स लिए, और उसके बाद वो मेडिसिन दे दी। और हम ना बाहर निकले तो एक, हालांकि मैं होम्योपैथ डॉक्टर था, लेकिन मैंने बड़ा एक ना उसको जैसे बंदा एक मजाक के तौर पर कहता है कि ये डॉक्टर साहब तो बड़े डॉक्टर हानीमन की तरह गंजे तो हैं, लेकिन यह है कि जिस तरह का दावा किया मुझे नहीं यकीन आ रहा कि ये आपकी अम्मी ठीक हो जाएंगी, चलें हम किसी और अच्छे डॉक्टर को बाद में दिखा लेंगे। लेकिन बिलीव करें कि उन्होंने एक पुड़िया वो ली और उसके बाद सर दर्द नहीं हुआ उस पेशेंट को। तो ये वो चीज़ थी कि वो डॉक्टर सफदर गुरेजा साहब से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। और फिर उसी शाहकोट के अंदर ही एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अल्ताफ़ गुरेजा साहब। उन्होंने बाकायदा एक माहाना प्रोग्राम रखते थे जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स तबादला ख्याल करते थे मुख्तलिफ मेडिसिन के हवाले से। और उसके अंदर उन्होंने एक सोसाइटी बनाई हुई थी, अबुल खैर होम्योपैथिक सोसाइटी। उसमें माहाना एक अजलास होता था जिसमें कोई एक टॉपिक ले लिया जाता था, उस पर सारे डॉक्टर तबादला ख्याल करते थे। अच्छा, उसमें एक डॉक्टर अकमल साहब होते थे, उनकी सिंगल रेमडी पे बड़ी अप्रोच थी, और वो सिगरेट उन्होंने लिया होता था, सुलगाया होता था, और साथ वो सिगरेट पीते रहते थे। और वो बाज़ दफ़ा कभी आंखें बंद करके सारा जो है वो सुन रहे होते थे वो सेशन की पूरी कार्रवाई और पूरी डिस्कशन, और कभी जो है वो आंखें पूरी खोल कर वो सुनते थे। और बाद में बाज़ दफ़ा उन्होंने आंखें बंद की होती थी और मुंह में जो है ना वो लिया होता था बाकायदा ऐसे ना, और ऐसे लग रहा था जैसे सो रहे हैं और बैठे हुए हैं। जब वो सारा केस डिस्कशन होगी तो उसके बाद उन्होंने आराम से कहना, यार इसका इलाज शुरू करने से पहले ना इसको ट्यूबरकुलोनियम 1 mg की एक डोज दे दो, फिर बाद में जो भी मेडिसिन दोगे असर करेगी। और वाक़ईतन ऐसा ही होता है कि उनका फरमाया हुआ जो भी होता था ना, उसको अगर हम उसी तरह से अमल करते थे तो वो फ़ौरन उस पेशेंट को आराम आ जाता था। फिर लाहौर में मुझे डॉक्टर फ़िरोज़ साहब मिले और उनसे बहुत सारा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, उनके मैंने शागिर्दी हासिल की, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उनका मटीरिया मेडिका पर इस कदर अबूर था कि हैरानी होती थी। उन्होंने जो बायोकेमिक पे एक छोटा सा बुकलेट लिखी हुई थी, और वो अब भी बाज़ दफ़ा अक्सर मेरी जेब में होती है कि अब भी कई उसमें से इशारात मुझे मिलते हैं कि जी ये बायोकेमिक मेडिसिन जो है ये इस काम के लिए बड़ी मुफीद है। इसके बाद डॉक्टर शबीर अहमद ज़िया साहब थे। फिर मैंने वो डॉक्टर शबीर अहमद ज़िया साहब की शागिर्दी बाकायदा हासिल की, और उनका भी बड़ा कमाल का काम था। वो अक्सर ऐसी चीज़ों के जिनमें मटीरिया मेडिका में जो मेडिसिन शामिल हैं उनके मदर टिंचर खुद बनाते थे, खुद बूटियाँ लानी, खुद उनका वो नुकदा तैयार करना, उसको कूट के और उसका वो जो है जड़ को, और बाकायदा उसको
किसी गर्म कपड़े के सर्द कपड़े से निचोड़ के और उसके अंदर अल्कोहल मिला के उसको अंधेरे कमरे में रख के उन्होंने कई मर्तबान जो है ना वो शीशे के उनके अंदर वो दवाइयाँ जो है वो रखी होती थी कि ये फ़लाँ दवाई तैयार हो रही है, ये फ़लाँ दवाई तैयार हो रही है। और मुझे ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त लगती थी। और वो फिर उसकी स्मेल को सूंघना उनका, और फिर ये है कि जो कोई पेशेंट आना उस पर उसका प्रैक्टिकल करके देखना कि ये देखना है इसको मैं ये दवाई दूंगा 3 दिन के बाद इसका ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था। मैं उनके घर भी चला जाता था और बाज़ दफ़ा रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक जो है वो मेडिसिन को बना रहे होते थे, तैयार कर रहे थे और मैं उनके साथ जो है उनकी हेल्प भी कर रहा होता था और उसमें बहुत कुछ सीख रहा होता था। साथ साथ वो मेडिसिन के बारे में तारफ़ भी करवा रहे होते थे। फिर हमारे एक दोस्त थे अशफाक अहमद ख़ान, अब भी हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। तो उनके साथ ये हुआ कि मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बड़ी गपशप थी उनके साथ। वो ननकाना शहर के रहशी थे। उनके बड़े भाई अवैसुल मुस्तफ़ा वो बड़े अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर थे और बड़ी दिलचस्पी लेते थे, शायर भी थे, लेकिन उसके साथ साथ वो बड़े अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर भी थे। तो मुझे वो उनके पास ना, ये लाहौर में उनकी रिहाइश थी, ये जो किला लक्ष्मण सिंह के पास, तो मुझे वो उनके पास ले जाते थे अक्सर। कभी रात हमने इकट्ठे रहना उनके पास। तो उन्होंने बड़े नायाब नुस्खे और बड़ी नायाब किस्म की जो है ना मेडिसन जो बड़ी रेयर इस्तेमाल होती थी और बड़े ख़ास अमराज में इस्तेमाल होती थी, उनके बारे में उन्होंने मेरे साथ तबादला ख्याल करना। और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि इनसे मिलकर मुझे बड़ी अच्छी चीज़ें मिली हैं। बल्कि इंतज़ार रहता था कि कभी अशफाक भाई जो है ना वो दोबारा कहें कि आए भाई के घर चलते हैं और जाकर जो है ना उनसे हम करते हैं, कोई गपशप करते हैं। तो मैंने कहा ना ठीक है जी, मैं भी आता हूँ। तो इस तरह से जो है ना उनसे सीखने का मौका मिला। फिर एक, चूँकि मेरा तालीम व तरबियत से मैंने बताया है कि फ़रोसन्स में एक तलक था, वो मैं एडिटर था वहाँ पे, तो बहुत सारे जो शायर थे अदीब से उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा तल्लक था। मसलन हफीज़ुर रहमान हासन साहब आते थे, सैयद नज़र ज़ैदी साहब मेरे पास आते थे, मिर्ज़ा अदीब साहब आते थे, फिर इश्तियाक अहमद जो नावल नगार थे वो आते थे मेरे पास मुख्तलिफ़ अपने मज़ामीन कहानियाँ लेकर, जिनको मैंने वो मुख्तलिफ़ उनकी कहानियों को उस दौर में शाया भी किया। अदरीस कुरैशी साहब थे, नज़ीर अम्बालवी साहब थे और बहुत सारे लोग थे जिनकी मैंने कहानियों को तालीम व तरबियत में शाया भी किया। और उनकी, लेकिन इसके साथ साथ मुझे वहाँ पे बहुत सारे होम्योपैथ डॉक्टर भी मिले जो डॉक्टर होने के साथ साथ जो है कोई शायर है, कोई अदीब भी है। उनमें एक खालिद बज़मी साहब थे, उनके पास, वो शायर हैं बेसिकली, तो बड़े अच्छे शायर थे, लेकिन उनके पास होम्योपैथी कुतुब का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। तो उन्होंने उनमें से बहुत सारी नायाब कुतुब जो हैं वो मुझको गिफ्ट भी की। और फिर यह है कि मुझे उनके ऊपर उन्होंने अपने नोट्स भी अलग से लिखे हुए थे, तो वो भी मुझे देखने का मौका मिला और उनसे बड़ा होम्योपैथी के हवाले से तबादला ख्याल करने का भी मौका मिला। इस तरीके से मेरी वो जो बहुत सारी जो होम्योपैथी के हवाले से एक प्यास थी, वो हर मोड़ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे किस्म के जो हमारे साथी थे उनसे मुझे इस्तिफ़ादा करने से वो प्यास मेरी बुझी। और फिर क्या हुआ कि मैंने इस एजुकेशन को, होम्योपैथी की तालीम को अपने ऊपर लाजम कर लिया हुआ था कि मैंने रोज़ाना इसका कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ना है। वो इस तरीके से कि डॉक्टर फ़िरोज़ साहब ने मुझे एक दफ़ा कहा कि देखो, मुसलमान पर अगर एक किताब नाजिल हुई है ना कुरान पाक, तो कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ, डॉक्टर फ़िरोज़ साहब कहते हैं कि होम्योपैथ पर 2 किताबें नाजिल हुई हैं। एक जो है वो कुरान पाक है जिससे उसने रहनुमाई हासिल करनी है ज़िंदगी गुजारने की और आखिरत बेहतर करने की, और दूसरी किताब उसके लिए मटीरिया मेडिका है कि जो उसने रोज़ाना उसका मुतालिया करना है। तो मैंने अपना ये मामूल बना लिया हुआ था कई सालों से कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरेगा कि जिस दिन मैंने होम्योपैथी की स्टडी नहीं करनी है, और आज भी यही कैफियत है। फिर जब ये हमारी गवर्नमेंट ने DHMS के बाद BHMS को लॉन्च किया कि जी पाकिस्तान में DHMS के बाद BHMS को भी जो है वो उसकी भी डिग्री हासिल की जा सकती है, तो मैंने फ़ौरन उसमें एडमिशन ले लिया। कहाँ आप देखें 1995 जब मैं होम्योपैथ बना DHMS करके, तो कहाँ 2016 में जाकर मैंने BHMS किया। वो इसलिए कि उसके ज़रिए से मुझे बहुत सारा नॉलेज हासिल हुआ। बाकायदा उसमें जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में
MBBS डॉक्टर्स को बुक्स पढ़ाई जाती हैं, उसी तरह से वो सारी उसी लेवल की बुक्स, एनाटमी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी और वो सर्जरी, ये सारी बुक्स उसमें BHMS में उसी लेवल की जो है वो पढ़नी थी। और मुझे बड़ी शौक़ था और बड़ी खुशी भी हुई कि मैंने वो सारी बुक्स जो है ना उनका स्टडी किया। और ख़ास तौर पर मैडम हिरा और मैडम शफ़क़त, इंतहाई काबिल जो मुझे वो ये दोनों डॉक्टर्स थीं और मेरी टीचर थीं, वो मुझे मिली हैं और उनसे पढ़ने का इत्फाक हासिल हुआ और मौका मिला उनसे पढ़ने का। ये एबट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। तो हज़ारा यूनिवर्सिटी से मैंने फिर जो है ना वो BHMS 2016 में उसकी डिग्री हासिल की। तो ये वो था, उसमें मुझे ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ पे उसी कैलिपर के मुझे मेरे क्लास फेलोज़ मिले और उसी कैलिपर के मुझे असातिज़ा मिले, जिससे मुझे मेरा नॉलेज और इन्हांस हुआ। फिर ये है कि मुझे रियली जो यूट्यूब से मुझे जो हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अच्छे ग्रुप्स जो हैं होम्योपैथी के, उनसे, और इसके अलावा मुझे मुख्तलिफ गूगल के और मुख्तलिफ दूसरी जगहों से जो है ना वो बहुत सारा नॉलेज नेट से भी मिला, जो अब भी मैंने अपना मामूल रखा हुआ है कि रोज़ाना नेट से कोई ना कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ना कोई ऐसी चीज़ देखनी ज़रूर है जो नई रिसर्च मेडिकल पर हुई है। तो उसको देखने से ये होता है कि मेरा नॉलेज जो है वो मज़ीद इन्हांस होता है। तो मैं अक्सर अपने जो मेरे आजकल शागिर्द हैं जो मेरे पास आकर सीख रहे हैं होम्योपैथिक कोर्स मुकम्मल करने के बाद, अक्सर जो है मेरे जो आ जाते हैं बच्चियां हैं या बच्चे हैं जो शागिर्द हैं, वो सीखने के लिए जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको यही बात कहता हूँ कि भाई आपने रोज़ाना की बुनियाद पर जो नई रिसर्च आ रही हैं मेडिकल के हवाले से, कोई पैथोलॉजी के हवाले से, कोई लेबॉर्ट्री के टेस्ट हैं, कुछ और है, उसको रोज़ाना की बुनियाद पर आप पढ़ा करें कि रोज़ाना एक नॉलेज में जब इजाफा होता है आपके, तो फिर ही आप ग्रो करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। फिर मैंने क्रॉनिक डिजीज़ को, पहले तो मैं एक्यूट प्रैक्टिस भी करता था कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, इस तरह के जो पेशेंट होते थे उनको डील करता था। फिर मैंने क्रॉनिक डिजीज़ को हदफ बनाया कि मैंने इस पे प्रैक्टिस करनी है। तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 20 पेशेंट हैं जो लीकोडर्मा वाइटिलिगो के, जो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए हैं, क्योर हुए हैं। कि मैंने लीकोडर्मा को लिया कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो मैंने चैलेंज के तौर पर लिया कि इसको हमने ठीक करना है। फिर आर्थराइटिस ऐसा था कि ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है कि ये पेशेंट जो है वो आम तौर पर सिर्फ मेडिसिन के सहारे पर चलते हैं और लाइफ टाइम मेडिसिन खाना पड़ती है उनको। तो इसको चैलेंज के तौर पर लिया कि इनकी मेडिसिन को हमने छुड़ाना है और ये आर्थराइटिस को जो है ना हमने ठीक करना है। तो अल्लाह के फजल से इसमें भी हमें बहुत कामयाबी हासिल हुई। इसके अलावा ये है कि गॉल ब्लैडर स्टोन, चोलेलिथियासिस जो है वो, उसके हवाले से कि हमने ये सोचा कि ये करना है कि भी ये अक्सर ये कहा जाता है कि पित्ते में ना तो कोई पत्थरी दाखिल होने का रास्ता है ना खारिज होने का रास्ता है, इसलिए जब गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाए तो इसके बाद इसको सवाए ऑपरेशन के इसका इलाज ही कोई नहीं है। और मैंने ये अल्लाह के फजल से बताया कि ये देखें हमने गॉल ब्लैडर के स्टोन जो है ना उनको खारिज किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट बगैर ऑपरेशन के स्टोन के खारिज करने के बाद पित्ते को बचाकर अब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर किडनी के बहुत सारे मसाइल, उनके ऊपर हमने रिसर्च की। हेपेटाइटिस C जो है उस पे मेरे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हो चुके हैं, ठीक हो गए हैं। IBS पे हमने पूरा जो है ना वो किया, स्टडी किया और उसके जो पेशेंट थे उनको ठीक किया। एंजाइटी के, स्ट्रेस के, इंसोमिया के, खराटों के पेशेंट हमारे पास, पाइल्स के, जो पाइल्स का फिर हमने ये बाकायदा ये ऐलान करना शुरू किया है कि भाई पाइल का कोई भी पेशेंट जो है उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के फजल से बग़ैर किसी ऑपरेशन के वो क्योर हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई कि जो लोग ये कह कर आए कि भाई डॉक्टरों ने ये कहा हुआ है कि ये बग़ैर सर्जरी के ये केस ठीक नहीं हो सकता, और उनको हमने मेडिसिन दी। मेडिसिन देने पे उन्होंने ये एडमिट किया कि अब हमें बवासीर नाम की कोई चीज़ नहीं रही। और मैं ये आपको कई केस ऐसे बता सकता हूँ कि उनका इलाज किए हुए 15 साल 16 साल हो गए हैं और उसके बाद कभी भी उनको बवासीर का कोई मसला नहीं हुआ। इस तरीके से यूरिक एसिड था, यूरिक एसिड के बारे में आम तौर पर यही समझा जाता है कि इसकी भी मेडिसिन मुश्किल लेना पड़ती है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह यूरिक एसिड के बहुत सारे पेशेंट्स को हमने लिया और उनका इलाज किया, चैलेंज के तौर पर कबूल करके उनको ठीक किया, और वो अल्लाह के फजल से अब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब मतलब अगर हम देखें तो स्टार्ट अगर लें किसी भी चीज़ से, कि भी मैं अगर कहूँ कि ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट कहूँ या माइग्रेन का पेशेंट कहूँ, एपिलेप्सी का पेशेंट कहूँ, कि वो कौन से पेशेंट हैं कि जिनको हमने चैलेंज के तौर पर कबूल नहीं किया और उनके लिए फिर रात दिन जाकर उन पे सर्च की, रिसर्च करने के बाद फिर उनकी मेडिसिन तजवीज़ की, और फिर यह है कि अल्लाह के फजल से वो सेहतयाब हुए। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो एक जब पेशेंट डॉक्टर के पास आ जाता है, कोई भी किसी भी एलोपैथी में है, हिकमत में है या होम्योपैथी में है, जब वो ऑन कर लेता है कि ये मेरा पेशेंट है और मैंने इसकी शफायाबी के लिए सर तोड़ मेहनत करनी है, इसके लिए अपनी तन्हाइयों में दुआएं भी करनी है कि अल्लाह इसको शफाए कामला अता फरमा दे और मेरे हाथ से इसको शफा दे दे, और मुझे कोई ऐसा नॉलेज दे दे, कोई ऐसा इल्म दे दे, कोई ऐसी दवाई के बारे में अल्लाह तू मुझे बता दे कि जो मैं इसको दूं तो ये ठीक हो जाए। जब ये बंदा अपने ज़हन में सोच कर ये काम शुरू करता है और फिर उसके लिए अपने रात दिन उस पर उसकी स्टडी करता है उस केस की, और पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरी कीन इंटरेस्ट के साथ उसकी पूरी अलामत, उसके पूरे साइन और सिम्टम्स लेता है, तो मैं नहीं समझता कि कोई कितना ही पेशेंट बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, लाइलाज क्यों ना हो, कि वो सेहतयाब ना हो जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसा फितरी तरीका इलाज है कि जिसमें हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। होम्योपैथी में कोई मर्द ला इलाज नहीं है। होम्योपैथी में होम्योपैथ नाकाम हो सकता है, मैं ये समझता हूँ होम्योपैथी नाकाम नहीं है। क्यों? इसकी अलामात, सिम्टम्स अगर मैच कर रही हैं एक पेशेंट के साथ, तो मुमकिन ही नहीं है कि उसको शिफा ना मिले। वो मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि होम्योपैथ डॉक्टर के पास एक कह लें एक चाबियों का गुच्छा है जिसके अंदर कोई 2000 चाबियाँ हैं, बड़ा गुच्छा कह लें आप, ज़हनी तौर पर सोच लेंगे कि जब वो 2000 चाबियाँ हैं उसके पास और ताला एक है जिसमें को खोलना है। अब 2000 चाबियों में से एक होम्योपैथ के जितनी एक्सपर्टीज़ है कि अगर वो ये समझता है कि मैंने वही चाबी पकड़नी है जिससे ये ताला खुल जाना है, तो हो सकता है कि वो विद इन अ सेकेंड उस पेशेंट की मर्ज़ के मुताबिक, उसकी अलामात के मुताबिक वो दवाई को तजवीज़ कर ले, और वही जो ही वो दवाई उस ताले को लगाएगा तो वो मर्ज़ जो है वो दूर हो जाएगा, ताला खुल जाएगा, यानी वो बीमारी उससे जाती रहेगी। और अगर डॉक्टर कुंद है तो हो सकता है कि उसको उस ताले में 2000 चाबियाँ डाल डाल के देखना पड़े कि शायद इससे खुल जाए, शायद इससे खुल जाए, और मे भी 2000 चाबियाँ जो है वो डालते डालते वो या तो ताला ख़त्म हो जाए, या यह है कि वो बीमारी खुद ही ख़त्म हो जाए, या ये हो सकता है कि वो ताला वैसे ही गायब हो जाए आपसे। मैं ताले से मुराद वो पेशेंट ले रहा हूँ कि वो बेचारा जो ये सोच कर आया था कि मैं होम्योपैथ के पास जाऊँगा, तो होम्योपैथी में हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है, तो मेरा जो है ना वो वहाँ पे इलाज हो जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर ने ये किया, और फिर ये कि जब हम एक ही ताले में 4 चाबियाँ घुसोड़ने की कोशिश करें या 5 चाबियों को घुसाने की कोशिश करें, तो ज़ाहिर है शायद कोई एक आध चाबी जो है वो जाकर लग भी जाए, लेकिन जो बाकी 4 चाबियाँ हैं ज़ाहिर है उसका उलिया तो बिगाड़ देंगी। होम्योपैथी में भी जो ये कहा जाता है ना कि इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेडिसिन जब गलत दे दी जाए तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो होगा। ज़ाहिर है कि जब उसको उसकी ज़रूरत नहीं थी तो हमने दे दी, तो उसकी बॉडी पे कुछ तो इफेक्ट्स होंगे। तो इसलिए जब तक अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन ना जाए उस वक्त तक इलाज मुमकिन नहीं होता। फिर यह है कि हमें मियाज़म भी देखना होता है कि उसका सोरा है, सिफिलिस है, साइकोसिस है, या ये है कि ट्यूबरकुलोसिस है, या कौन सा मियाज़म है जिसकी वजह से इसको हमारी आम नॉर्मल मेडिसिन जो है वो काम नहीं करेगी। जब हम उस मियाज़म के मुताबिक मेडिसिन तजवीज़ करेंगे तो अल्लाह के फजल से वो पेशेंट शिफायाब हो जाता है। हार्ट का कोई पेशेंट है, कोई लंग्स का कोई पेशेंट है, सार्कोइडोसिस का पेशेंट है, कोई
नोज़ में पोलिप का पेशेंट है, कोई जो टॉन्सिल ग्लैंड्स का पेशेंट है, कोई एब्डोमेन के पेशेंट हैं, हर्निया का पेशेंट है, टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम्स है, इनफर्टिलिटी है, मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, इवन प्रोस्टेट ग्लैंड्स का जो कहते हैं कि जी अब पेशाब वाली नाली लग गई है और बाबा जी को जो है ना वो स्वाय ऑपरेशन के और प्रोस्टेट को जो है ना वो निकालने के और कोई इलाज नहीं है, कोई इस तरह का पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, अगर आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम उसकी दवाई तजवीज़ कर देते हैं तो अल्लाह के फजल से वो शिफायाब हो जाता है। तो मैं यही कहना चाह रहा था, असल में अपनी जो मैंने सारी अपनी ज़िंदगी में बताया है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ जो मैंने होम्योपैथी को अडॉप्ट किया है। तो आज मैं इस बात में एक दिल के अंदर इत्मीनान और सुकून महसूस कर रहा हूँ कि कितने दुखी इंसान हैं जो बेचारे आकर अपना बताते हैं कि डॉक्टर साहब इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इतनी देर से है, इसके दिल में सुराख है और इसको जो है ना ये तकालीफ हो रही हैं। कोई कहते हैं कि जी ये बच्चा गर्दन सीधी करके नहीं रख सकता अपनी, हमेशा नीचे को लटकाए रखता है, कोई कहते हैं ये बैठ नहीं सकता है, कोई कहते हैं ये इसकी ये रालें टपक रही हैं मुस्तकिल, और कोई बच्चा बोल नहीं सकता है। तो ये मेरे फैमिली में ऐसे केसेस हैं। अभी ताज़ा तरीन मेरा एक केस मेरी सिस्टर इन लॉ का है कि उसकी बच्ची जो है वो बोल नहीं सकती थी, तो डॉक्टरों ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि ये बोले, तो अल्लाह के फजल से उसको मेडिसिन दी, वो बोलना शुरू हो गई। हकलाहट के केस कई ऐसे हैं कि जो हकला कर बोलते हैं। तो वो मैं बताना ये चाह रहा था कि असल बात यह है कि फील्ड कोई भी हो उसमें आपको एक्सपर्टीज़ हासिल करनी चाहिए, उसमें आपको मेहनत करनी चाहिए, उसको उस फील्ड को उस शोबे को आपको छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं अपने नाम के साथ होम्योपैथ लिखकर फ़ख्र महसूस करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरे नाम के साथ होम्योपैथ लफ्ज़ लिखा जाना चाहिए, होम्योपैथिक डॉक्टर लिखा जाना चाहिए। अब कई लोग जो हैं वो सिर्फ डॉक्टर लिखते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई होम्योपैथ साथ लिखें या होम्योपैथिक डॉक्टर लिखें तो ये ज़्यादा एजाज़ नहीं है कि आपने एक फील्ड को अपनाया है और उसके ज़रिए से आप लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो ठीक है। बाकी जो तरीका है इलाज हैं वो अपनी जगह पे ऑथेंटिक भी हैं, अच्छे भी हैं, मौसर भी हैं। और जहाँ तक होम्योपैथ का तल्लक है या होम्योपैथी का तल्लक है तो ये भी किसी से कम नहीं है। तो अल्लाह के फजल से होम्योपैथी के ज़रिए से हर मरीज़ का इलाज हो सकता है और किया जा सकता है। बात सिर्फ ये है कि हम मेहनत को अपना शुआर बना लें, मेहनत को कभी ना छोड़ें और मुसलसल जो है ना इसमें मेहनत करते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।